लाहौर शहर की एक गली में रात के लगभग 10 बजे तक सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद करके जा चुके थे, लेकिन उसी गली के लास्ट वाले कॉर्नर पर बनी हुई एक दुकान अभी भी खुली हुई थी। दुकान के अंदर बैठा हुआ एक शख्स पाकिस्तान आर्मी की वर्दियों के अंदर अपने कुछ सीक्रेट कोड्स को छुपाने में लगा हुआ था। ये काम करने के दौरान वो बार बार अपनी दुकान के अगल बगल में झांक कर देख रहा था कि कहीं कोई उसके ऊपर नजर तो नहीं रख रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसको ये शक हो गया था कि कोई तो है जो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसे में उसे इस बात का अंदेशा था कि शायद जल्द ही वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन पकड़े जाने से पहले वो अपने सारे सीक्रेट कोड्स सरहद के इस पार हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ तक किसी भी हालत में पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा था कि आने वाले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसीलिए वो सारी इंफॉर्मेशन उन सीक्रेट कोड्स के जरिए पाकिस्तान आर्मी की उन वर्दियों में कहीं ना कहीं सिलाई के दौरान छुपा रहा था। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था, और भला पाकिस्तान आर्मी के जवानों की वर्दी में छुपाए गए सीक्रेट कोड्स हिंदुस्तान की सरजमीन तक कैसे पहुंच सकते थे? अगर वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों की वर्दियां थीं, तो फिर वो तो पाकिस्तान आर्मी तक ही पहुंच सकती थी। ऐसे में वो शख्स उन सीक्रेट कोड्स को भला उन आर्मी की वर्दियों के अंदर क्यों छुपा रहा था? आखिर पाकिस्तान आर्मी के जवानों की वर्दियों में छुपाए गए वो कोड्स भारत की खुफिया एजेंसी के हाथों कैसे लगने वाले थे, और इन सब चीजों के पीछे असल माजरा क्या था? इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 के दशक से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब 1971 का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ये चाहती थी कि अगर फ्यूचर में फिर कभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई युद्ध वाली रणनीति बनाई जाए, तो उसकी जानकारी पहले ही किसी भी तरीके से हिंदुस्तान तक पहुंच जानी चाहिए। लेकिन इस चीज के लिए रॉ को इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि जब तक धरातल पर उसके एजेंट्स का एक जाल नहीं बिछाया जाएगा, तब तक पाकिस्तान की सरजमीन से कोई भी खुफिया जानकारी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि 1980 के दशक में भी पाकिस्तान में भारत के कई सीक्रेट एजेंट मौजूद थे, लेकिन जो एजेंट पहले से मौजूद थे वो किसी और मिशन पर लगे हुए थे। तो इस चीज के लिए रॉ को कुछ नए एजेंट्स की जरूरत थी। लेकिन रॉ ये बात भी अच्छी तरीके से जानती थी कि किसी हिंदुस्तानी को एजेंट बनाकर पाकिस्तान में भेजना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो हिंदुस्तानी एजेंट पाकिस्तान में मौजूद थे वो तो उस वक्त तक वहां पर अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुके थे। लेकिन किसी नए शख्स के द्वारा वहां पर जाकर जासूसी करना और खुफिया जानकारियां निकालना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से रॉ के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि इस बार किसी पाकिस्तानी को ही अपना जासूस बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए उन्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके मन में या तो पाकिस्तान के प्रति किसी भी वजह से किसी भी तरीके की कोई बगावत या फिर नफरत हो, या फिर कोई शख्स आज के टाइम पर पाकिस्तान में ऐसा हो जो किसी और वजह से हिंदुस्तान के लिए जासूसी करने को तैयार हो जाए। ऐसे में कुछ दिनों की रिसर्च के बाद रॉ की नजरों में एक नाम उभर कर आता है, और वो नाम था सलीम अंसारी। सलीम लाहौर का रहने वाला था और उसके पिता पेशे से एक दर्जी थे। जिस इलाके में उनकी दुकान थी उसके पास में ही पाकिस्तान आर्मी का एक कैंप बना हुआ था, जिसकी वजह से उनकी दुकान पर पाकिस्तान आर्मी के जवानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन खबर निकालने पर रॉ को पता चलता है कि उसके पिता को पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ही मार दिया गया था, और वजह कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उसके पिता पाकिस्तान आर्मी के जवानों के लिए वर्दी सिलने का काम किया करते थे, लेकिन एक बार गलती से किसी पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर की वर्दी में उनसे कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो इस बात के लिए वो पाकिस्तान आर्मी का अफसर इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसने अपने कुछ जवानों से सलीम के पिता की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करवाई कि उस पिटाई की वजह से कुछ दिनों तक कोमा में रहने के बाद वो इस दुनिया से चल बसे थे। और उनके जाने के बाद उनकी जो दर्जी वाली दुकान थी वो भी बंद ही पड़ी हुई थी। ऐसे में रॉ ये बात अच्छी तरीके से समझ गई थी कि उनके लिए अपने इस खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए सलीम से अच्छा और कोई दूसरा एसेट नहीं होगा। इसीलिए रॉ के द्वारा अपने एक पुराने एजेंट को एक्टिवेट किया जाता है और उसे किसी भी तरीके से सलीम से कांटेक्ट करके इस काम को करवाने के लिए तैयार करने को कहा जाता है। फिर एक दिन रॉ का वो एजेंट
एक लुहार बनकर जिस गली में सलीम का घर था उस गली के बाहर से गुजरता है और कुछ सामान बेचने के बहाने सलीम के घर में घुस जाता है। और फिर उसी दौरान उस रॉ एजेंट के द्वारा सलीम को पाकिस्तान आर्मी से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उकसाया जाता है। इसके साथ ही सलीम से बात करने पर उस एजेंट के द्वारा रॉ को यह भी पता चलता है कि उसका असली नाम कुछ और ही है। साथ ही उसका अतीत लाहौर की गलियों से नहीं बल्कि राजस्थान के एक छोटे से गांव से जुड़ा हुआ था। दरअसल सलीम अंसारी का असली नाम केशव था, लेकिन उसका ये नाम उसके घर की चारदीवारी के अंदर तक ही सीमित था। और उसकी वजह यह थी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो केशव यानी कि सलीम अंसारी के दादा दादी अपनी जान बचाकर सरहद के इस पार नहीं आ पाए थे। ऐसे में उन्हें मजबूरी में जिंदा रहने के लिए अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा और वो कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन दुनिया की नजरों में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के बावजूद भी वो अपने मन के अंदर राम और घर के एक कोने में चोरी छुपे भगवान की पूजा किया करते थे। ऐसे में जैसे ही रॉ को ये बात पता चलती है तो रॉ के द्वारा सलीम को कहा जाता है कि उसका ये मिशन पूरा होते ही उसे किसी भी हालत में पूरे परिवार सहित सरहद पार करवाकर एक नई पहचान के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर पनाह दी जाएगी, जहां पर वो अपने सनातन धर्म को फिर से अपना सकते हैं। इसके बाद सलीम को रॉ के एक सीक्रेट हाउस में बुलाया जाता है, जहां पर कुछ सीनियर एजेंट उसे उसके मिशन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। उसे बताया जाता है कि उसे किसी भी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के उन अफसरों से माफी मांगकर या कुछ भी करके अपने पिता की उस दुकान को फिर से शुरू करना है, और जो काम वो किया करते थे उसी काम को उसे भी करना है। इसके साथ ही रॉ के द्वारा सलीम को थोड़ी आर्थिक मदद भी दी जाती है ताकि वो अपनी दुकान को फिर से चालू कर सके। और इसके बाद होता भी यही है। सलीम अब अपने पिता की तरह ही उनकी दुकान में सिलाई का काम करने लगा था और फिर से पाकिस्तान आर्मी के जवान उसके पास अपनी वर्दी सिलवाने के लिए आने लगे थे। इस दौरान वो कुछ छोटी मोटी जानकारियां रॉ तक पहुंचाता रहता था और ये काम करते हुए अब उसे लगभग 5 से 7 साल का टाइम हो चुका था। इतने टाइम में उसे भी अपने इस जासूसी वाले काम का काफी ज्यादा अनुभव हो गया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही उसके पास लगभग 2000 पाकिस्तानी जवानों की वर्दी बनाने का एक साथ ऑर्डर आता है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलते ही सलीम के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से समझ गया था कि अगर इतना बड़ा ऑर्डर आया है तो जरूर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा किसी ना किसी बड़ी चीज की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उसका ये शक तब और ज्यादा गहरा हो गया जब उसको जिन 2000 वर्दियों के बनाने का ऑर्डर मिला था वो वर्दियां कोई आम वर्दियां नहीं थी, बल्कि वो ठंड वाले इलाके में जवानों को ज्यादा महफूज रखने वाली वर्दियां थीं। उनके लिए एक स्पेशल कपड़ा भी मंगवाया गया था जो कि ठंड वाले इलाके में गर्म रहता था। लेकिन अब जाहिर सी बात थी कि सलीम के द्वारा अकेले तो 2000 वर्दियों को सिलना पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से वो धीरे धीरे 3 से 4 टुकड़ों में इस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करता है और उसे ये काम करने में लगभग 4 से 5 महीने का टाइम भी लग जाता है। लेकिन जिस दौरान वो ये काम कर रहा था और पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान उसकी दुकान पर आकर बैठते थे तो बातों ही बातों में वो उनसे पूछा करता था कि जनाब, आखिर इतनी सारी वर्दियां एक साथ किस वजह से सिलवाई जा रही हैं? क्या पाकिस्तान आर्मी में जवानों की नई भर्ती निकली है या फिर उनको किसी खास ट्रेनिंग के लिए आजाद कश्मीर की तरफ भेजा जा रहा है? इस तरह की बातें करते करते सलीम को जल्द ही ये पता चल चुका था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है और इसके लिए उसने जम्मू कश्मीर की साइड वाले बॉर्डर को चुना है। चाहे फिर वो कश्मीर हो, कारगिल हो, द्रास हो या फिर लद्दाख वाला एरिया हो, इनमें से किसी भी जगह से पाकिस्तान आर्मी के जवान भारत की तरफ घुसपैठ कर सकते हैं। अब ये सारी चीज कंफर्म होते ही उसका काम था कि पाकिस्तान आर्मी के उस कैंप से जो भी इंफॉर्मेशन उसके हाथों लगती थी उस इंफॉर्मेशन को रॉ के एक ऐसे सीनियर एजेंट तक पहुंचाना जो पाकिस्तान के ही डाक विभाग में काम किया करता था। और जिन वर्दियों को सिलने का उसको ऑर्डर मिला था उनको सिलने के बाद उसे उन्हें अलग अलग जगहों पर डाक के द्वारा ही भिजवाना रहता था। कभी 10 जवानों की वर्दियों एक साथ भिजवा देता था तो कभी 20 से 25 की भिजवा देता था। लेकिन हर एक वर्दी में सलीम के द्वारा छुपाया गया एक सीक्रेट कोड होता था और उस सीक्रेट कोड को उन वर्दियों से निकालने का काम डाक विभाग में काम करने वाले रॉ के उस सीनियर एजेंट का था। और फिर वो सीनियर एजेंट
उन सारी खुफिया जानकारियों को रॉ तक पहुंचाता था। ऐसे में जल्द ही रॉ को यह पता चल गया था कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से उस एरिया में इंडियन आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान अपने उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन इस चीज की वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को इस बात का तो एहसास हो गया था कि उसके सिस्टम में कोई तो ऐसा है जो पाकिस्तान की प्लानिंग की पूरी जानकारी पहले से ही हिंदुस्तान तक पहुंचा रहा है, चाहे फिर वो कोई आर्मी का जवान हो या फिर कोई और हो। और इसी शक के आधार पर ISI ने उस एजेंट को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से एक सीक्रेट मिशन भी लॉन्च कर दिया था। पर इन सब के बीच उस वक्त सलीम की वजह से हिंदुस्तान के ऊपर होने वाला एक ऐसा हमला टल चुका था, जो हमला फिर 20 साल के बाद कारगिल की घुसपैठ के रूप में निकलकर सामने आया था। क्योंकि जो चीज पाकिस्तान ने कारगिल में की थी वो उसे लगभग 20 साल पहले ही करना चाहता था। लेकिन उस वक्त इस बात की भनक पहले से ही हिंदुस्तान को लग चुकी थी। इस वजह से वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन अब अपने इतने बड़े मिशन के फेल होने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI किसी भी हालत में उस वजह की जड़ को ढूंढना चाहती थी जिस वजह से उसका वो मिशन फेल हुआ था। और इस बात का सलीम को भी अच्छी तरीके से एहसास हो गया था कि वो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। इसी वजह से उसने रॉ के उस सीनियर एजेंट के जरिए रॉ से यह बार बार रिक्वेस्ट की थी कि उसने अपना एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब उसे किसी भी हालत में वहां से निकाला जाए। लेकिन फिर पता नहीं क्यों एक दिन अचानक से ही पाकिस्तान के डाक विभाग से रॉ का वो सीनियर एजेंट गायब हो जाता है, जो रॉ और सलीम के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता था। अब जैसे ही वो सीनियर एजेंट गायब हुआ तो फिर सलीम यानी कि केशव का रॉ से पूरी तरीके से कनेक्शन कट चुका था। इसके बाद ना ही तो रॉ की तरफ से केशव के पास कोई मैसेज पहुंचा और ना ही केशव का कभी रॉ से संपर्क हो पाया। हो सकता है शायद वो आज भी लाहौर की उस गली में सलीम बनकर अपना वो दर्जी वाला काम कर रहा हो, या फिर उस टाइम पर ISI के द्वारा पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान की किसी जेल में सड़ रहा हो, या फिर उनके द्वारा दिए जाने वाले टॉर्चर को सहते सहते मर चुका हो। लेकिन एक बात तो है कि अगर रॉ के द्वारा सलीम से कांटेक्ट रखा जाता और उसको उसके इस मिशन पर 1999 तक भी एक्टिवेट रखा जाता, तो हो सकता है शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल की वॉर हुई थी वो ना होती। क्योंकि अगर खुफिया जानकारी के द्वारा हिंदुस्तान को पहले से ही ये पता चल चुका होता कि पाकिस्तान फिर से किसी घुसपैठ की तैयारी कर रहा है, तो उसे कभी भी उसके मंसूबों में कामयाब होने ही नहीं दिया जाता। इस चीज को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।